हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 के विज्ञान के एक और अध्याय को, और ये है अध्याय नंबर 5। तो यहाँ पर हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने ओल्ड एनसीईआरटी से भी सारे चैप्टर्स को पढ़ा है, तो तुम उसे भी जाकर के देख सकते हो। ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स डिलीटेड है, और न्यू एनसीईआरटी में जो नया एकदम लेटेस्ट बुक है उससे हम लोग यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो जो चैप्टर नंबर 5 है, क्या है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ देख सकते हो, इसमें कुछ भूमिका बताया गया है। बहुत खास जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। जैसे बोला, हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ कहाँ भ्रमण किया था, तो उन्होंने वन भ्रमण किया था। ये कक्षा 7 में एक चैप्टर था, तुमने जरूर पढ़ा होगा। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए क्या था, बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तुम जानते ही हो कि बच्चे जब कुछ नया चीज देखते हैं तो काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं उसको दूसरों को बताने के लिए। तो यहाँ भी वही चीज बोला जा रहा है, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोक चाव वन जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। तो इस तरीके से वे बहुत उत्सुक थे। चलो, राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभ्यारण्य एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, और सबसे पहला टॉपिक है वनोन्मूलन एवं इसका कारण। वनोन्मूलन का क्या अर्थ है, क्या तुम समझते हो? तो वनोन्मूलन दो शब्दों से मिलकर के बना है, वन प्लस उन्मूलन, यानी वन को किसी स्थान से हटा देना, उसे हम वनोन्मूलन कहेंगे। अब बोलोगे सर ये वन क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है? तो किसी खास स्थान पर यदि प्राकृतिक रूप से बहुत सारे वनस्पति उग रहा है तो उसे हम लोग वन की संज्ञा देते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से किसी खास स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं तो उसे हम वन कहेंगे। ठीक है। वनोन्मूलन एवं इसके कारण, हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखो, हमारा जो पृथ्वी है, तुम जानते हो इस पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आखिर ये जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, ये क्या कार्य कर रहे हैं? हमारे पर्यावरण को संतुलित कर रहे हैं, और इस पर्यावरण के संतुलन से ही मानवों का अस्तित्व बना हुआ है। यदि पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा तो मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। आगे देखो, आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। अब बात किया जाए बहुत सारे जीव जंतुओं की, तो वो कहाँ रहते हैं? तो वो वन क्षेत्र में रहते हैं। और यदि हम वन को काट रहे हैं, वनोन्मूलन कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या वे जीव जंतु वहां रह पाएंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उनका आवास छिन जाएगा, साथ ही साथ वो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? इस प्रकार से उन जीवों के लिए वनोन्मूलन क्या है? बहुत बड़ा खतरा है उनके अस्तित्व के लिए। हम जानते हैं वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। तो देखो यहां पर से बोल रहा है कि वनोन्मूलन का क्या अर्थ है। ऐसे तुमसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछेगा कि वनोन्मूलन का क्या अर्थ है, तो तुम्हें आंसर करना है वन क्षेत्र में से वन को काटना और उसके भूमि का अपने लिए उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। यहां से अब एक और प्रश्न आएगा कि वन में वृक्षों की कटाई किन उद्देश्यों से की जाती है? तो यहां आंसर भी दे रखा है। तो सबसे पहला है भाई, वन का कटाई क्यों किया जा रहा है? तुम खुद सोचो, एक दो पॉइंट तो तुम खुद ही बना सकते हो। तो सबसे पहला तो ये है कि वन का यदि हम लोग कटाई करते हैं, मान लो यहां पर बहुत सारा वन लगा हुआ है, तो यहां पर वन का कटाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कृषि योग्य भूमि को वहां बना सकते हैं।
अब सिर्फ कृषि योग्य भूमि ही नहीं, यहाँ पर वन को कटाई करके हम लोग फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, उद्योग धंधे बैठा सकते हैं। इसी प्रकार से आवास के लिए भी वनों की कटाई की जा सकती है। तो वनों की कटाई सिर्फ कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि कई तरीके से वनों का, कई उद्देश्यों से वनों का कटाई किया जा सकता है। घरों एवं कारखाना के निर्माण के लिए भी वनों का कटाई करते हैं। फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी वनों की कटाई की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग को लिखना है कि भाई वनोन्मूलन से क्या क्या चीज आखिर क्यों कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, इसके बाद यहां बोलता है कि दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं। अब तुमसे कोई पूछे, जो पीछे की बात मैंने बताई वो कैसा कारण था? वो मानवों के द्वारा वनोन्मूलन किया जा रहा है, लेकिन अब कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिसके द्वारा भी एक बड़े क्षेत्र का जो वन है वो वहां से गायब हो जा रहा है, सूख जा रहा है। तो कैसे? तो वह हो सकता है दावानल के कारण, यानी वन में लगने वाले आग के कारण हो सकता है प्राकृतिक रूप से एक बहुत बड़ा वन का क्षेत्र वहां से गायब हो जाए, वहां से पेड़ पौधे जल करके भस्म हो जाएं। इसी प्रकार से यदि भीषण सूखा पड़ता है तो हो सकता है कि किसी खास क्षेत्र के सारा वन क्या हो जाए, सूख जाए। तो ये भी हो सकता है। अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो कुछ बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं जिससे वनोन्मूलन हो सकता है, और किसी खास स्थान का जो वन है वह क्या हो सकता है, वहां से हट सकता है। जैसे मानो लैंड स्लाइड एक हम लोग बात करेंगे, तो प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ी एरिया है वहां पर कई बार लैंड स्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। तो हो सकता है उससे बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट एरिया है वह क्या हो जाए, वहां से हट जाए। ये सब भी हो सकता है। और मानव के द्वारा भी बहुत सारे अन्य क्रियाकलाप भी किए जाते हैं जिससे कि वनोन्मूलन होता है। वनोन्मूलन के परिणाम अब तो हम लोगों ने देख लिया वनोन्मूलन क्या है, वनोन्मूलन क्यों किया जा रहा है। अब हम लोग देखें कि वनोन्मूलन यदि होता है तो उसके क्या क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला तो हम लोगों ने देखा कि वनोन्मूलन होगा तो उससे वहां के जो जीव जंतु हैं उनका आवास छिन जाएगा, उनको भोजन नहीं मिलेगा और उनको बहुत सारी परेशानियां होंगी। और भी कुछ यहां पर हम लोग देखेंगे। तो पहेली एवं बूझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्होंने स्मरण किया कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। तो सुनो, यहाँ पर तुम्हें जो पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है कि यदि एग्जाम में प्रश्न आए तो तुम उसका उत्तर कर सको। तो यदि तुमसे प्रश्न पूछता है कि वनोन्मूलन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो उसको पॉइंट वाइज करके तुम यहां लिख सकते हो। तो पहला यहां देख सकते हो कि वनोन्मूलन के द्वारा पृथ्वी पर ताप बढ़ सकता है, प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, ये हम लोग लिखेंगे। इससे वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इससे वायुमंडल में CO2 का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। भौम जल का स्तर भी निम्नीकृत होगा। ये तीसरा पॉइंट बना के रखेंगे कि जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल समझ में आता है, जब बारिश होती है तो बहुत सारा जो जल होता है भूमि के अंदर चला जाता है रिस करके, उससे हम लोग भौम जल या भूमिगत जल कहते हैं। तो बोलता है कि वनोन्मूलन से भूमि जल में भी, भौम जल में भी कमी आएगी। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे कि प्राकृतिक संतुलन क्या होगा, बिगड़ेगा। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रहे, ठीक है, तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आएगी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट बना देंगे कि यदि वनों की कटाई होती है, अंधाधुंध कटाई होती है, तो इससे वर्षा में कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कर लेंगे। और भूमि की उर्वरता में भी कमी आएगी, क्योंकि वनों से ही हम जानते हैं कि वनों से जो पत्तियां हैं या सड़े गले जो वृक्ष हैं उनसे क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है, जिससे कि जो मिट्टी है उसमें उर्वरता बढ़ती है, वह ज़्यादा उर्वरक होता है। लेकिन यदि वन रहेगा ही नहीं तो ये उर्वरक
आवश्यकता क्या होगा, घटता चला जाएगा। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी संभावना बढ़ जाएगा। यदि वनोन्मूलन होगा तो बाढ़ का संभावना बढ़ जाता है, सूखे की भी संभावना बढ़ जाती है। तो तुम देख सकते हो 4 पॉइंट तो यहां हो गया, ये 5वां पॉइंट हो गया और ये 6ठा पॉइंट हो गया। तो बताओ यदि 6 पॉइंट्स एग्जाम में लिख दोगे तो कितना अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यानी कि जो पौधे हैं वह अपना भोजन बनाते हैं स्वयं से और उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसी के साथ सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वे अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी इसमें CO2 का उपयोग होता है और O2 गैस मुक्त होता है। तो ध्यान से देखो, यदि पेड़ पौधों में कमी आएगी तो CO2 जो एब्जॉर्ब हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वायुमंडल में CO2 बढ़ता चला जाएगा और प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वह भी कम मुक्त होगा। अरे भाई, जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, कम मुक्त होगा और जब ऑक्सीजन कम मुक्त होगा तो हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होगी, घट जाएगी। तो तुम बताओ पेड़ पौधे अच्छे हैं या खराब है? बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा, तुम्हें एक खास बात पता है, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के लिए तो वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है? पेड़ पौधों से आता है। जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उसके दौरान ऑक्सीजन निकलता है, वही ऑक्सीजन मौजूद है हमारे लिए। यदि पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया जाए तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जितने भी जीव जंतु हैं वे मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इससे क्या हम लोग अर्थ निकालते हैं? इससे हम लोग अर्थ निकालते हैं कि भाई पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, वीडियो यदि स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा फास्ट करके देखो, 1.5x फास्ट करके देखोगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। में इसकी मात्रा बढ़ जाती क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों के प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्मन होता है। अब यहां पर एक खास चीज हमें समझना है। अभी हम CO2 का बात कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। ये देखो, ये है हमारा पृथ्वी और पृथ्वी का ये जो अगल बगल है वह क्या है, वायुमंडल है। तुम सब जानते हो कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु घेर के रखा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल में CO2 एक खास मात्रा में उपलब्ध है, 0.03% ये मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ यदि कटेंगे तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा और CO2 कम उपयोग में लाएगा। तो इससे क्या होगा, CO2 का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ जो प्रदूषण है, प्रदूषण से भी CO2 का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान से देखना, यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो CO2 को कम एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसके कारण जो CO2 का लेवल है वह क्या होगा, बढ़ेगा। तुम बोलोगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रदूषण भी तो हो रहा है। इस प्रदूषण के चलते CO2 हमारे पर्यावरण में जा रहा है, इस कारण से CO2 का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इतना मान गए तुम। चलो नेक्स्ट क्या होगा। तो होता क्या है, ये जो CO2 है वह हमारे वायुमंडल में क्या करता है, एक इस प्रकार की परत का निर्माण करता है जिसमें सूर्य का जो ये प्रकाश है वो जब अंदर की ओर आता है तो पृथ्वी को वो गर्म करता है और पृथ्वी से विकिरण के रूप में ऊष्मीय ऊर्जा इस प्रकार से, पृथ्वी भी ऊष्मीय ऊर्जा इस प्रकार से छोड़ती है। तो ये CO2 करता क्या है, ये जो पृथ्वी का ऊष्मीय ऊर्जा है इसको बाहर जाने नहीं देता। मतलब ये जो CO2 का एक परत इस तरीके से है
वह क्या कर रहा है, परत नहीं बोलेंगे, मतलब CO2 जो यहाँ मौजूद है ये बोलेंगे। तो CO2 जो एक मौजूद है हमारे वायुमंडल में, वो ऊष्मीय ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता। अब जब वो ऊष्मीय ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता तो उसी कारण हमारा पृथ्वी गर्म रहता है। अब ध्यान से देखना, तो ये किसके कारण हो रहा है, CO2 के कारण। जो CO2 है वह ऊष्मीय ऊर्जा को हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो अब जरा सोचो कि यदि CO2 का मात्रा बढ़ते चला जाएगा तो क्या होगा, यहां पर ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा फिर यहां पर हो जाएगा। मतलब कि ये जो पृथ्वी है हमारा बहुत ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि CO2 का मान बढ़ रहा है। तो जो ऊष्मीय ऊर्जा बाहर जाना चाहिए था वो नहीं जा पाएगा। इस कारण से हमारा पृथ्वी क्या होगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को वैश्विक ऊष्मन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहां देखो, इस बात को सिर्फ एक लाइन में ही यहां पर वर्णन कर दिया गया है। देखो कैसे बोल रहा है, यदि CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यदि सारे पेड़ पौधे काट दोगे तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि प्रदूषण भी हो रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का प्रग्रहण कर लेता है। यही मैं बता रहा था कि जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं वो जब पृथ्वी से टकराती हैं तो पृथ्वी गर्म होता है, और गर्म होकर वह एक ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करता है। कौन, पृथ्वी। कब करता है, जब सूर्य का किरण उस पर पड़ता है। क्या करता है, ऊष्मीय विकिरण को उत्सर्जित करता है, यानी हीट को उत्सर्जित करता है, जिसे CO2 होने के कारण वह हमारा जो वायुमंडल उससे बाहर नहीं जा पाता। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व ऊष्मन होता है। इसी कारण से यदि CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो हमारा पृथ्वी और गर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय विश्व ऊष्मन कहते हैं, या फिर बोलें इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये तुमने नाम सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो यदि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। इसीलिए ये बोलता है कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अब देखो, अब नया बात यहां बताया जा रहा है। बोल रहा है कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि जल चक्र का संतुलन भी बिगाड़ देती है। देखो कनेक्शन कहां से कहां है। हम लोगों ने वन काटा, वन काटने के कारण CO2 का मात्रा बढ़ गया। CO2 का मात्रा बढ़ने के कारण यहाँ पर गर्मी ज्यादा होने लगा, गर्मी ज्यादा होने लगा, ताप बढ़ गया पृथ्वी का। उससे वर्षा दर में उससे क्या हो गया, जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया। किसका संतुलन बिगड़ गया, जल चक्र का। और जब जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी वर्षा सही प्रकार से नहीं होगा, और वर्षा सही प्रकार से नहीं होगा तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। ये तो बड़ा सिंपल सा बात है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। अभी हम लोगों ने देख लिया है कि जो मिट्टी है उसका निर्माण में जो वन का जो सड़ा गला पदार्थ है, ह्यूमस जिसे कहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसका मतलब यदि मिट्टी में ह्यूमस ना मिले तो उसका जो टेक्सचर है वह भी क्या होगा, बदल जाएगा। मिट्टी का उर्वरता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से यदि वनों का उन्मूलन होता है तो मृदा के गुणों में परिवर्तन आ जाएगा, मिट्टी के गुण में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। यह भी ध्यान देना है कि जैसे तुमने देखा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, तो वह किस पर निर्भर करता है, वह वहां के पत्थर चट्टान पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ वहां किस प्रकार का वनस्पति है उस पर भी निर्भर करता है, किस प्रकार का पेड़ पौधा है उस पर भी निर्भर करता है।
तो जैसे तुमने मिट्टी कैसे बनता है यदि ये पढ़ा होगा तो तुम जानते हो मिट्टी को बनने के लिए दो चीजें चाहिए। पहले चट्टान जो होते हैं वे एकदम महीन चूर्ण बन जाते हैं, और दूसरा उसमें ह्यूमस मिलता है, और दोनों मिल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं। हालांकि जो चट्टान का टूटना है, उससे महीन चूर्ण बनना है, मिट्टी का निर्माण है, इसमें 1-2 साल नहीं लगेगा, लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मैं बताऊं तुम्हें, एक ही चैप्टर में हर चीज ही लिख दिया है, क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, मतलब एक टॉपिक बनाया है, उसमें हर चीज को लिख दे रहा है। पहले बोलता है कि वैश्विक ऊष्मन को समझा दीजिए टीचर, फिर बोलता है कि मृदा अपरदन को समझा दीजिए, ठीक है। तो यही समस्या होती है एनसीईआरटी में, क्या होता है कि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है। अब मृदा अपरदन क्या होता है ये देखो, मृदा अपरदन क्या है कि जो किसी स्थान का मिट्टी है वह बहुत सारे कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान यदि हट जाए, चला जाए, तो उसे हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी जो है, किसी खास स्थान का एक मिट्टी है, यदि वो वहां से हट जाए, दूसरे जगह चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। अब तुम ध्यान से समझो कि ये जो मिट्टी होता है वह बहुत ज्यादा ऊंचा, मतलब बहुत ज्यादा ये गहरा नहीं होता। मिट्टी जो होता है वो ऊपर का कुछ सेंटीमीटर का क्षेत्र होता है। अब ये यहां से हट जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, पत्थर ही तो बच जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ही मृदा पाया जाता है। तो यानी कि मृदा अपरदन जो है बहुत ही खराब चीज है। मृदा में ही तो फसल होगा, मृदा में ही तो पेड़ पौधे उगेंगे। तो यदि किसी स्थान का मिट्टी हट जाएगा तो वह कैसा स्थल हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो अब बोलता है कि जो पेड़ पौधे हैं वह मृदा अपरदन को रोकते हैं। अब कैसे रोकते हैं ये देखो, जैसे मान लो ये पेड़ है, तो इसका जो जड़ है वह क्या करता है, यहाँ के मिट्टी को बांध करके रखेगा, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे हैं उसका जो जड़ है वह मिट्टी को क्या करता है, अच्छे से बांध करके रखता है, जिससे कि यदि यहाँ बहुत सारा पानी आ रहा है या बहुत तेज हवा बह रहा है तो वो इस मिट्टी को काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यदि वृक्ष कहीं है, वन कहीं है, तो मृदा अपरदन को रोकता है। समझ गए दोनों बात, मृदा अपरदन क्या होता है और कैसे वृक्ष मृदा अपरदन को रोकता है। मृदा ऊपरी परत हटाने से नीचे का कठोर चट्टान दिखने लगेगा। जैसे मैंने बताया कि मृदा तो कुछ सेंटीमीटर ऊपर होता है, नीचे तो चट्टान ही होता है। तो यदि मृदा हट जाएगा तो सिर्फ चट्टान ही बच जाएगा। इससे मृदा के ह्यूमस की कमी होती है, यानी कि जो अच्छा मिट्टी है वो तो बह गया, तो बच क्या गया, वहां पर खराब चीज बच गया, तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। देखो यहाँ एक और टर्म दे दिया, मरुस्थलीकरण। यानी ये जो चैप्टर है देखने में बच्चों जैसा चैप्टर है, लेकिन हर एक लाइन में कुछ ना कुछ बम यहाँ पर फेंक दिया जा रहा है, कुछ नया चीज, नया वर्ड, उसको एक्सप्लेन करो, समझ में आ रहा है ना। तो अब बोले मरुस्थलीकरण क्या हुआ, यही चीज बोला कि किसी स्थान का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना। कैसे, मृदा अपरदन के द्वारा, वनोन्मूलन के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। तो सीधा सा है, उर्वर भूमि का मरुस्थल में बदल जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। सीधा सा एक लाइन में आंसर हम लोग दे सकते हैं। आगे देखो, वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह के जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बाढ़ कैसे आता है। भाई लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या चीज इस चैप्टर में पढ़ा देगा। अब बोल रहा है बाढ़ कैसे आता है। अब यहां पर एक और प्रश्न को पढ़ाया गया है कि भाई वनोन्मूलन के द्वारा बाढ़ कैसे आता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि वनोन्मूलन हो रहा है तो उसके द्वारा बाढ़ कैसे आता है, उसी को यहां एक्सप्लेन किया गया है।
बोलता है वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता घट जाती है तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। सीधा सा बात बोल रहा है कि यदि वनोन्मूलन हो, मतलब किसी स्थान पर वन था उसको काट दिया जाए, तो वह जो जमीन होगा उसमें पानी रिसता नहीं है। पानी रिसने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। और यदि पानी नहीं रिसेगा तो पानी ऊपर रहेगा, पानी ऊपर रहेगा तो बाढ़ आएगा। वही यहां पर बोला जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। नेक्स्ट बोलता है मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। तो हम लोगों ने देखा वनोन्मूलन के बहुत सारे विपरीत प्रभाव यहाँ पर दिखाए गए हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो तुम जानते हो कि वन से हमें जलाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं। इसी प्रकार से वनों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं और वन उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इसी के साथ वन से बहुत सारे लोग पत्तियां इकट्ठा करते हैं। साथ ही साथ वन से चारा के लिए भी बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा करते हैं। तो वन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। वनोन्मूलन से वन प्राणी जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो वन प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, वो कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। उनका मुख्य रूप से आवास कहाँ होता है? वन में होता है। उनको भोजन कहाँ से मिलता है? वन से मिलता है। तो यदि वनोन्मूलन हो जाए, वन को ही काट दिया जाए, तो फिर वे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? इस प्रकार से ये बहुत ही विपरीत प्रभाव डालेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बोलता है वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। तो वन का भी संरक्षण, वन प्राणियों का भी संरक्षण, इन दोनों का आखिर संरक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, उन सब पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वो प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। भाई, वन और वन प्राणियों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इसके लिए जो बच्चे वो काफ़ी चिंतित हैं और वे बोल रहे हैं कि क्या इसके लिए कुछ कदम भी उठाया गया है या फिर ऐसे ही इसे छोड़ दिया गया है। ध्यान से देखो, प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझे एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय के श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इन क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। अब देखो, तो प्रोफेसर अहमद उन्हें समझाना चाहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैव मतलब वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। इसको बताने के लिए वे उन्हें एक जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में ले जाते हैं, जहां पर उसका भ्रमण कराते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि देखो किस प्रकार से यहाँ जो वन है, वन प्राणियों की सुरक्षा की जाती है। अब यहां से एक और खास वर्ड आता है, ध्यान से देखोगे, जैव विविधता। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ है किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता से या विभिन्न प्रकार के जीवों से। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो हम बोलते हैं वहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है। और कोई एक स्थान है जहां पर बहुत कम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो हम बोलते हैं यहां पर जैव विविधता कम है। हम जैव विविधता को कहीं भी देख सकते हैं, एक रूम में भी हम जैव विविधता को देख सकते हैं। तो जैव विविधता को एक रूम में भी हम लोग देख सकते हैं। मान लो इसी रूम में हम बात करें तो इस रूम में एक मनुष्य भी है, कुछ मच्छर हैं, कुछ मक्खियां हैं, कुछ मकड़ियां हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी जैव विविधता है, लेकिन ये जैव विविधता बहुत कम है।
तो जैव विविधता का एकदम सिंपल मीनिंग समझेंगे कि अलग अलग प्रकार के जब जीव किसी स्थान में पाए जाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। यानी कि किसी स्थान में विभिन्न प्रकार के जब जीव जंतु पाए जाएंगे तो वह जैव विविधता का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र, ये देखो जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। इसका मतलब है कि हम लोग प्राचीन काल से ही अपने जैव विविधता का संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। चलो तब यहां पर एक येलो बॉक्स देख लेते हैं। येलो बॉक्स में सबसे पहला चीज पढ़ाता है कि भाई जैव मंडल किसे कहते हैं। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछेगा। तो तुम जानते ही हो कि पृथ्वी को हम लोग अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसे स्थल मंडल तुमने पढ़ रखा है, जल मंडल पढ़ रखा है, वायुमंडल पढ़ रखा है। इसी प्रकार से एक आता है जैव मंडल। तो जैव मंडल, जैव मतलब जीव, जीव से रिलेटेड मंडल जो होगा उसे जैव मंडल कहेंगे। तो यहां बोलता है पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, बस सीधा सा, जिसमें सजीव पाए जाते हैं उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। या पृथ्वी का वह भाग जो जीवन यापन के योग्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। इसे याद कर लेना है। जैव विविधता किसे कहते हैं, ये भी देखो क्वेश्चन बना करके पूछा है कि जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो जैव विविधता का जैसे मैंने बताया था अभी मीनिंग कि किसी एक खास स्थान पर जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं वे वहां जैव विविधता का निर्माण करते हैं। तो यहां पर उसी को और अच्छे से परिभाषित करके तुमसे बोल रहा है कि जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, जो विभिन्न जीवों की प्रजातियां हैं किसी स्थान पर वह उसका जैव विविधता कहलाती हैं। और उन प्रजातियों के बीच का पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध, ये सब मिलाकर के जैव विविधता का निर्माण करता है। यही यहां पर बताया जा रहा है। तो अब तुमसे पूछा जाए कि एक रेगिस्तान में जैव विविधता ज्यादा होगा या एक जंगल में जैव विविधता ज्यादा होगा, क्या इसका आंसर कर सकते हो? तो आंसर तो सीधा सा है कि एक जंगल में जैव विविधता ज्यादा पाया जाएगा, वहां पर ज्यादा प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, जबकि एक रेगिस्तान में उतना ज्यादा जैव विविधता नहीं पाया जाएगा। माधव जी ने अपने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। देखो कक्षा 10 में भी पढ़ोगे कि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे लोग क्या है, प्रयासरत हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से कई लोग जुड़े हैं, कई समाज इसमें जुड़े हैं जिससे कि वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की जाए, ठीक है। और इसी के साथ सरकार भी इसमें प्रयासरत है कि भाई वन और वन्य जीवों की क्या की जाए, सुरक्षा की जाए। तो इस तरीके से यह यहां भी लिखा हुआ है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम बनाती है, विधियां और नीतियां बनाती है और उसका कार्यान्वयन करती है। मतलब कि सरकार क्या करता है, नियम कानून सारा चीज बनाता है और उस पर काम करता है जिससे कि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। तो इस चैप्टर में इनके बारे में जरूर जानकारी तुम्हें होना चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। चलो तो अब पढ़ते हैं अपने येलो बॉक्स को और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बोल रहा है, वनस्पति जात और प्राणी जात और उसके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हम लोग कहते हैं। यहाँ पर कई चीजों को हम लोग को समझना है। सबसे पहले तो वनस्पति जात हो गया, तो किसी एक क्षेत्र में जो भी विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, जो खास प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं उसे हम वहाँ का वनस्पति जात कहेंगे।
इसी के साथ किसी खास क्षेत्र में जो प्राणी पाए जाते हैं, जो जीव पाए जाते हैं, उसे वहां का प्राणी जात कहेंगे। तो यही बोल रहा है कि वनस्पति जात और प्राणी जात को उसके आवास के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला है अभयारण्य या बोले वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये जो तीनों तुम्हें यहां पर दिख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है किसी क्षेत्र में जो वन है और वन्य जीव है उनका संरक्षण करना। लेकिन यहां पर ये जो अलग अलग नाम यहां दिख रहे हैं, इनका अलग अलग थोड़ा सा उद्देश्य है, वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। मतलब कुछ यहां पर इनमें अंतर पाया जाता है, उस अंतर को तुम्हें याद कर लेना है, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां देखो, वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। तो यहां पर देखोगे, यदि इन तीनों क्षेत्रों में कॉमन बात करें तो यहां शिकार बिल्कुल निषेध होगा, यहां पर कोई शिकार नहीं कर सकता। हालांकि कुछ खास ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इसमें कुछ में बहुत ज्यादा प्रतिबंध होता है, कुछ में थोड़ा कम प्रतिबंध होता है, तो ये भी हम यहां देख सकते हैं। तो सबसे पहला है वन्य जीव अभयारण्य, जिसे हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नाम से ही यहां पर देख सकते हो वन्य जीव है, यानी कि ये जो जंतु हैं उनके सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र का चुनाव किया गया है। तो यह वह क्षेत्र है जहां जंतु एवं उसके आवास किसी भी प्रकार से के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यानी कोई जंतुओं को खास ध्यान में रखकर इन क्षेत्रों को बनाया गया है, या फिर बोले सुरक्षित किया गया है, जहां पर किसी खास प्रकार के जंतु को किसी भी प्रकार के विक्षोभ से, किसी भी प्रकार के पोचिंग से, किसी भी प्रकार के शिकार से सुरक्षित रखा जाता है। अब यह बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में थोड़ा सा अंतर होगा। राष्ट्रीय उद्यान क्या हुआ, नेशनल पार्क हो गया, और यदि ये नेशनल पार्क है तो एक निश्चित इसका बाउंड्री होगा, और उस बाउंड्री के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी वहां पर जंगल है, वन है, साथ ही वन्य जीव है, और साथ ही जो वहां की जैव विविधता है, उन सब को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो भाई इन दोनों में क्या अंतर हो गया, जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका खास एक एरिया होगा, उस एरिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबको सुरक्षा दिया जाएगा, उस एरिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको सुरक्षा दिया जाएगा। इसी के साथ जो भी मॉन्यूमेंट्स वहां पे होते हैं उनको भी सुरक्षा दिया जाएगा, जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसको भी वहां सुरक्षा दिया जाता है। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का एंट्री क्या है, बंद होता है, और ये पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान यहां पर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो गया, यहाँ पर वन्य जीव, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वह बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है, जहां पर पूरा जैव मंडल और वहां के पूरे विविधता को ही संरक्षित कर लिया जाता है। यहां पर जो मान लो कि आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी कुछ वहां निवास कर रहे हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये जो जैव मंडल क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो विविध प्रकार के जो जैव विविधता है उन सब को संरक्षित कर लिया जाता है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहां इसके अंतर्गत जो वन्य जीव अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है उसके भी कुछ भाग को संरक्षित कर लिया जाता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कुछ एक अंदर के ऐसे कोर क्षेत्र होते हैं जहां पर किसी की भी एंट्री
वहां पर नहीं है। उसके बाद कुछ एक क्षेत्र है जहां पर चराने वगैरह की सुविधा है, और उसके बाद कुछ बाहरी क्षेत्र है जहां पर इसमें बहुत सारी अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये है तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ाया गया है। चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहला आ गया जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया, देखो क्या समझाया, यहां देखना कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए किसे बनाया गया है। तो आंसर है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अब यहां देख सकते हो थोड़ा सा जैव विविधता के बारे में फिर से बताया है। बोल रहा है जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। तो ये मैं कई बार तुम्हें बता चुका हूं कि किसी एक खास क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं वो वहां का जैव विविधता का निर्माण करते हैं। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। इसका मतलब किसी क्षेत्र का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उस क्षेत्र का जो जैव विविधता है उस पूरे जैव विविधता की रक्षा करता है, और जो वहां की संस्कृति है उसको भी बचा करके रखता है। क्या? जैव बायोस्फीयर रिजर्व। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। यह भी मैंने बताया कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी कुछ क्षेत्र आ सकते हैं। जैसे कि यहां देख सकते हो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य है। तो अभी मैंने तुरंत बताया था जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो काफी विस्तृत क्षेत्र होता है। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क भी आ सकता है। साथ ही साथ उसमें जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका भी कुछ क्षेत्र हो सकता है। तो यहां पर ये जो उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो हम बोलेंगे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक वन्य जीव अभयारण्य है। इस तरीके से हम लोग इसको बताएंगे। ये यदि एग्जाम में आ गया तो तुम यहां लिख सकते हो। तो अब तुम यहां देख सकते हो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को इस चित्र में दिखाया गया है। तो यहां पर ये जो पूरा क्षेत्र है देखो कितना विस्तृत है कि इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी इसके अंतर्गत आता है, साथ ही बोरी और पंचमढ़ी अभयारण्य भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया। अब देखो अब हम लोगों का आगे का टॉपिक आता है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा का प्रशंसा किया। वे लंबे सागौन के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। इस प्रकार से तुम देखोगे कि यहाँ पर कुछ वृक्षों का नाम लिया जा रहा है, जैसे टीक का पौधा है जिसे हम लोग सागौन कहते हैं, बहुत लंबे होते हैं और उनकी लकड़ियां बहुत कीमती होती हैं। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उससे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र में विशेष उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहां से जैसे मैंने वनस्पति जात और प्राणी जात तुम्हें बताया था, तो क्वेश्चन पूछेगा वनस्पति जात किसे कहते हैं, प्राणी जात किसे कहते हैं। तो यहां देखो इसका परिभाषा लिख रखा है। बोलता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहते हैं। इसी के साथ किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को वहां का प्राणी जात कहते हैं। तो ये एकदम याद कर लेना, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। ये देखो क्वेश्चन पूछ रहा है। जबकि चिंकारा, नीलगाय, बर्किंग, हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जगत हैं। ऐसे तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन यदि कभी पूछेगा कि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के कौन से प्राणी जात हैं, कौन से इसमें तुम्हारा वनस्पति जात हैं, तो इसका यहाँ पर वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर चित्र में कुछ दिखाया भी है, इसे तुम देख सकते हो खुद से ही। अब देखो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, ये अब नया एक टॉपिक आ रहा है कि भाई विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहेंगे। तो यहाँ पर बोलता है बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चों ने एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित हो गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है, वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यहाँ का विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। तो अब तुम बोलोगे कि ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका परिभाषा भी दे रखा है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र की में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा है। यदि तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज किसे कहते हैं, तो कोई भी जीव, या तो पौधे हो, या तो जंतु हो, या तो कीट पतंगा हो, कोई भी जीव जो किसी खास स्थान की निशानी है वहीं पर वो पाया जाता है, किसी खास स्थान पर ही वो पाया जाता है, तो उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहेंगे। ठीक है, पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वहीं पर वो पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हम लोग कहेंगे। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलेंगे, वहीं पर बस मिलेंगे, जैसे इस गिलहरी की बात की गई। किसी विशेष प्रकार के पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती है जो कि सिर्फ वहीं निवास करेगी, वहीं पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी। इसको एंडेमिक स्पीसीज भी हम लोग कहते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को, देखो यहाँ पर चित्र भी दिखाया है, ये देखना जंगली आम का पेड़ दिखाया है, ये देखो विशाल गिलहरी का चित्र दिखाया है जो यहीं पर पाया जाता है। दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। तो उन्होंने बताया कि ये जो जंगली आम है बस यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा, यानी विशेष क्षेत्रीय है। भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्राणी है, इसे याद कर सकते हैं हम लोग। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इसके अलावा आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज पर भी विभिन्न प्रकार के चीजों का प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये देखो ये सारा यहाँ पर लिखा गया है। अब स्पीसीज क्या है? स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। अब बोलोगे स्पीसीज क्या है, तो वे जीव जो एक दूसरे से प्रजनन कर सके और उनके प्रजनन से संतान उत्पत्ति हो सके और उस संतान से भी संतान यदि उत्पन्न हो सके तो हम बोलते हैं कि वो दो जीव हैं, एक ही स्पीसीज के होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर बता रहा है स्पीसीज सजीवों के समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम हो। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्य को छोड़कर जनन क्षम संतान उत्पन्न कर सकती हैं। देखो जनन क्षम संतान उत्पन्न करने की बात कर रहा है। एक जाति के सदस्य में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मान लो यदि मनुष्यों की बात करें तो एक बिहार का मनुष्य है और एक मान लो कि यूपी का मनुष्य है, तो क्या वो दोनों मतलब स्त्री और पुरुष होना चाहिए, इसमें मत कंफ्यूजन रखना। तो क्या वो दोनों एक स्पीसीज के हैं, ऐसा तुम्हें कंफ्यूजन है, तो क्या करना होगा कि उन दोनों को देखना होगा कि क्या उनमें जनन हो सकता है। सिर्फ जनन ही नहीं होना चाहिए, उससे संतान भी उत्पन्न होना चाहिए और उस संतान से भी संतान आने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो एक ही स्पीसीज का है। तो यहां जनन क्षम संतान बोलता है, इस बात को याद रखना है।
तो ऐसा तो सिंपल सा बात है कि दो मनुष्यों के शादी हो रहा है, मतलब दो मनुष्य मेल और फीमेल का शादी हो रहा है, तो उससे बच्चा होगा, उस बच्चे का भी बच्चा होने का संभावना है पूर्ण रूप से, इसलिए वो दोनों एक ही स्पीसीज के माने जाएंगे। इसी प्रकार से दो कुत्ता है, मतलब मेल फीमेल है, उनकी शादी होगी तो उनसे बच्चा होगा, उसके बच्चे से भी बच्चे आने की संभावना है, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों एक स्पीसीज के हैं। तो इस तरीके से स्पीसीज को हम लोग परिभाषित करते हैं। चलो, तो बहुत छोटे छोटे शब्दों में इतनी सारी चीजें तुम्हें दे रखा है कि शायद बहुत सारा चीज तुम समझ भी ना पाओ। अब देखो, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया है, तो और विस्तृत इसको अब हम लोग को पढ़ना है। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वहीं पर यह भी था। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित होते हैं, उन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है उसमें खास प्रकार के जीवों को सुरक्षा दी जाती है, वन्य प्राणियों को सुरक्षा दी जाती है। जहां वन्य प्राणी यानी जंतु को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाता है। तो भाई, जब जंतुओं को खास सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाएगा तो जो जंगल का एरिया है वो भी तो सुरक्षित होगा, ये भी सोचो। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः वर्जित होता है, दंडनीय अपराध होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लेना है तुम्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि यहां पर अंतर तुम्हें समझना है, डिफरेंस समझना है, डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरन, श्वेत आंखों वाला हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाला बतख, घड़ियाल, कक्ष मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। तो देखो VVI क्वेश्चन यहां से आता है। ये क्वेश्चन बोलता है संकटापन्न वन्य जंतु। संकटापन्न वन्य जंतु ऐसे जंतु है जिनकी संख्या बहुत कम है और इनका शिकार और किया जाए तो ये विलुप्त हो जाएंगे। तो उनके नाम को याद रखना है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो ये सारा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अलग अलग जो अभ्यारण्य है वहां पर इनको सुरक्षित और संरक्षित किया गया है। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों का डेल्टा इत्यादि, झाड़ी भूमि अथवा बुश लैंड हैं। तो ये सारी चीजें अभ्यारण्य में देखने को मिल जाएंगी। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उन वनों का अतिक्रमण करके उनको नष्ट कर रहे हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताजा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं, लेकिन वो नेचुरल रूप से नहीं होता। जो हम लोग चिड़ियाघर की बात करते हैं वहां पर प्राणियों को लाया जाता है और ला करके उनको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यारण्य है वो नेचुरली जहाँ पर किसी प्राणी का आवास होता है, नेचुरली जो वहाँ रह रहे हैं उसी को वहाँ सुरक्षा दिया जाता है। जैसे मान लो कि जो गिर अभ्यारण्य है वहाँ पर जो शेर है उनको सुरक्षित वहीं पे किया जा रहा है, तो वही यहाँ पर बता रहा है। चलो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये है राष्ट्रीय उद्यान। अभी जो हम लोगों ने बात किया था, सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है। तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था कि जो नेशनल पार्क होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, वह क्या होता है? विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है। इसका मतलब इसकी एक खास बाउंड्री होती है और एक विशाल क्षेत्र होता है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करता है। यहाँ पर पर्यावरण में जितने भी घटक हैं उस स्थान पे उन सब का यहाँ पर क्या होता है? संरक्षण होता है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करता है। ये मैंने अभी बताया था। जो अभ्यारण्य है उसमें मुख्य रूप से प्राणियों की रक्षा की जाती है, प्राणियों को सुरक्षा दिया जाता है, उसके वातावरण में संरक्षित किया जाता है। लेकिन जो
नेशनल पार्क है वह काफी बड़ा एक एरिया होता है, उसका निश्चित बाउंड्री होता है और उसमें जितने भी वनस्पति जात उस जगह पर पाए जाते हैं या प्राणी जात उस जगह पर पाए जाते हैं या दृश्य भूमि जो भी वहां पर पाया जाता है या ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स जो भी वहां पर पाए जाते हैं, सब की वहां पर क्या की जाती है, संरक्षण की जाती है, संरक्षित किया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये क्वेश्चन तुमसे आ सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, तो आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती है, तो ये भी प्रश्न है कि सर्वोत्तम किस्म का जो सागवान है वह कहाँ मिलता है, तो यही सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। अब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की कुछ खास बातों को बता रहा है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास सरण भी स्थित है। यह इस वनों में मनुष्य के गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में भी पता चलता है। यानी आदि मानव किस प्रकार से जीवन यापन करते थे उसके प्रमाण भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग्स भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। इन चट्टान आवासों में पहले कौन रहते थे, तो प्रागैतिहासिक काल के लोग रहते थे, यानी आदि मानव रहते थे, तो उसका यहाँ 55 चट्टान आवास की पहचान भी की गई है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो काफी सारी कलाकृतियां मिली है जिनमें ये चीजें दर्शाई गई हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना की शुरुआत की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्लास 10th में भी तुम पढ़ोगे। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में काफी सारी चीजें भूगोल में बताई गई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, बाघ को संरक्षित करने के लिए यह एक परियोजना चलाई गई है जिसे हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। मतलब कि जो बाघ बचे हैं उनका संरक्षण करना और फिर साथ ही साथ उनका प्रजनन और देखभाल करना है। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। यानी बाघों की संख्या बहुत कम अब बची है। कक्षा 10 में भी तुम जाकर के पढ़ोगे और तुम देखोगे कि किस प्रकार से जो अंधाधुंध शिकार हुआ है बाघों का, उस चीज की संख्या एकदम बहुत कम हो चुकी है। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस तथा बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स को हम लोग को पढ़ना है। जैसे तुमसे पूछेगा कि संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज किसे कहते हैं, तो इसका मतलब है, इसका जो अर्थ है यह बताता है कि बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनकी संख्या काफी कम हो गई है और यदि संख्या इनकी धीरे धीरे कम होती है तो विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि विलुप्त के कगार पर ये आ चुके हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संकटापन्न जंतु कहते हैं। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें हम लोग संकटापन्न जंतु कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। ठीक है। बूझो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। देखो डायनासोर क्या है, लाखों वर्ष पहले विलुप्त हो गए और आज भी ऐसे प्राणी हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुके हैं और यदि उनकी सही तरीके से संरक्षण नहीं किया गया तो वे भी क्या होंगे, कुछ ही दिनों में विलुप्त हो जाएंगे।
कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उनमें कड़े नियम है, उनको सरकार नियंत्रित करती है, वहां पर शिकार बिल्कुल वर्जित है। तो बहुत सारे नियम वहां बनाए गए हैं जिससे कि प्राणियों की, वनस्पति जात की रक्षा की जा सके। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना, ध्यान से देखना, ये राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बता रहा है। तो यदि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन सा एक्टिविटी को नहीं किया जा सकता, तो यहां बोल रहा है चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना। अब अवैध शिकार का मतलब ये नहीं है कि वैध शिकार करिए, जाकर के शिकार करिए, ठीक है, कानूनी रूप से शिकार करिए, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब है कि शिकार करना ही नहीं है, इसे बहुत ध्यान से समझना। जलावन का लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है, यहां पर कुछ भी ऐसा चीज नहीं किया जा सकता। जलावन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना सब यहाँ पर मनाही है। देखो जो जो चीज बात बता रहा है वो सब हमें यहाँ पर याद कर लेना है। जो नेशनल पार्क है उसमें ये सारा चीज क्या है, वर्जित है, बिल्कुल भी वर्जित है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं कर सकते। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उसके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। ऐसा तो अक्सर होता है कि छोटे जीवों को हम लोग क्या करते हैं, मार डालते हैं। जैसे सांप यदि निकलता है कहीं तो उसको क्या कहता है, मार डाला जाता है। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि वो हमारे प्रकृति को बैलेंस कर रहा है, हमारे पारितंत्र को संतुलित कर रहा है। यदि उनकी संख्या घट गई तो फिर पारितंत्र में असंतुलन आ जाएगा। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। तो इस प्रकार से देखोगे, जैसे सिंपल एग्जाम एक हम लोग मान लो सांप का लेते हैं, सांप निकलते ही हम उसे मार डालते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यदि सांप को मार डालोगे तो चूहों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई एक जीव जो गायब हो जाए तो दूसरे जीव की संख्या क्या हो सकती है, यहाँ बढ़ सकती है। तो नेचर बैलेंस करना चाहता है, इसमें हम लोगों को अपना योगदान देना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पारितंत्र को संतुलित करने के लिए सभी जीव आवश्यक हैं। खाद्य श्रृंखला के लिए, खाद्य आहार श्रृंखला के लिए, आहार जाल के लिए सभी चीज क्या है, एकदम बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे जीव की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहां से तुम बोलोगे कि सर पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के बारे में समझाइए। तो पारितंत्र क्या होता है, इस पारितंत्र के पहले किसी एक स्थान की बात करते हैं। किसी एक स्थान की बात करेंगे तो यहां पर तुम्हें दो घटक पाए जाएंगे। एक तो होता है अजैव घटक, अजैव घटक, और दूसरा क्या होता है, जैव घटक। कोई भी स्थान ले लो, जैसे मान लो एक हम लोग जंगल की बात करें, एक मैदान की बात करें, एक रेगिस्तान की बात करें, किसी भी एक खास स्थान की बात करेंगे तो वहां दो चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। एक तो होता है अजैव घटक और दूसरा होता है जैव घटक। तो अजैव घटक क्या होता है, वहां का जो वातावरण है उसकी सारी चीजें अजैव घटक जो कि उस वातावरण को बनाती है अजैव घटक कहलाएगा। जैसे मिट्टी हो गया, वहां का तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, वो सारी चीजें वहां किस चीज का निर्माण करती हैं, अजैव घटक। और उसी स्थान पर जितने भी सजीव पाए जाएंगे, जो भी सजीव पाए जाएंगे, जो भी जीवित चीज पाए जाएंगे, वो सारे जैव घटक का निर्माण करते हैं। ये समझ गए। तो किसी स्थान पर तुम देखोगे दोनों चीजें पाई जाएंगी, अजैव घटक तथा जैव घटक। अब तो पारितंत्र किसे कहते हैं, तो पारितंत्र बोलेंगे कि किसी स्थान पर जो अजैव घटक है और जैव घटक है
आपस में क्या करते हैं, एक इंटरेक्शन करते हैं और एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो ये था पारितंत्र का परिभाषा। यहां भी देख सकते हो पारितंत्र का परिभाषा दिखा रहा है। किसी क्षेत्र के, देखो यहां क्षेत्र की बात की, यही क्षेत्र है, सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, ये देखो ये हो गया तुम्हारा जैव घटक, ठीक है। अजैव घटकों जैसे जल, वायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि, यानी कि ये हो गया अजैव घटक। तो यही मैं बता रहा था, किसी क्षेत्र का जितना भी जैव घटक है और जितना भी अजैव घटक है संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करता है, संयुक्त रूप से इंटरैक्ट करता है और एक तंत्र का निर्माण करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र। तो यहां पर जो परिभाषा दिया है उसको और सरल बना दिया गया है। बोलता है किसी स्थान के सभी जैव घटक एवं अजैव घटक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, सीधे से बोल दिया है। तो ये देख सकते हो। अब तुमसे एग्जाम में पूछेगा भी किसी क्षेत्र के जैव घटक कौन कौन से हैं, अजैव घटक कौन कौन से हैं, तो ये मैंने अभी बता दिया। किसी क्षेत्र के जैव घटक और अजैव घटक यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, जैसे पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, ये सब जैव घटक का निर्माण करते हैं, जबकि जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा ये सब अजैव घटक का निर्माण करते हैं। तो ये सब तुम्हें अब याद रखना है, ठीक है, तब जाकर के पारितंत्र का परिभाषा को तुम लिख सकते हो। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये बोलता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक यानी रेड डाटा पुस्तक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। बोलता है प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में बताया और वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा जो बुक है वह क्या है। देखो यहां पर क्या है, वही तुमको एग्जाम में लिखना हो कि रेड डाटा बुक क्या है। वह एक पुस्तक है। वह क्या है, रेड डाटा बुक एक पुस्तक है, एक बुक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का, जिसमें किस चीज का वर्णन है, तो जितने भी संकटापन्न स्पीसीज हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। बस यही एक लाइन में तुम्हें याद रखना है। देखो रेड नाम है, रेड मतलब खतरा, संकट, तो रेड डाटा बुक जो है वह खतरा, उसमें खतरा वाली बात होनी चाहिए। तो वही बोल रहा है, वो जो जितने भी संकटापन्न जीव जंतु हैं जो कि एक दिन विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनके बारे में, उनका जो स्पीसीज है, उसका नाम, उसका डिटेल है, उसको लिखा गया है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक बनाए गए हैं। रेड डाटा बुक के विषय में अधिक जानकारी कंप्यूटर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम्हें और अधिक जानकारी नहीं चाहिए, बस सीधा से लिखना है कि जो संकटापन्न प्रजाति हैं उनका वर्णन रेड डाटा बुक में किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, बोलता है प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर प्रवास का मतलब क्या हो गया, प्रवास का मतलब कि आपका घर कहीं और है और आप कुछ दिनों के लिए कहीं और जाते हैं, तो आप वहां पर प्रवासी कहलाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि कुछ जो पक्षी हैं वह प्रजनन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के वहां पर रहते हैं, कुछ दिनों तक वहां निवास करते हैं और उसके बाद वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। तो जब वे दूसरे जगह पर जाते हैं और वहां कुछ दिनों के लिए निवास करते हैं, तो इसी के कारण उनका नाम प्रवासी पक्षी भी हम लोग कहते हैं। ये देखो प्रवासी पक्षी है। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक ठंडा होता है। वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ऐसा तो तुमने भी देखा होगा
कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो कि अमीर फैमिली हैं, वो क्या करते हैं 2-3 महीने के लिए दूसरे जगह चले जाएंगे, ठंडे क्षेत्रों में चले जाएंगे और फिर वहाँ पर रहते हैं। वापस से जब वो गर्मी शांत हो जाएगा तो वापस से वो अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उन्हें हम लोग वहाँ पर प्रवासी कह सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर पक्षियों के बारे में बताया गया है। ये पक्षी जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ ठंडे का प्रदेश है और ठंडे के प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण उनको प्रजनन में भी असुविधा होती है और जीवन यापन में भी असुविधा होती है। तो इस कारण से फिर वह ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पर ठंडा कम है और फिर वहाँ अंडे देते हैं, कुछ दिनों तक अपना जीवन यापन वहाँ करते हैं। इस प्रकार के पक्षी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने मूल आवास में बहुत अधिक शीत होने के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु उनके लिए नहीं रहता, तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। इसका मतलब वे दूसरे जगह चले जाते हैं और जीवन यापन अपना वहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रवासी पक्षी कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कागज का पुनः चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों को ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण और उसके आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। ये भी क्वेश्चन के रूप में तुम्हें आ सकता है, इसे याद कर सकते हो कि 1 टन कागज के निर्माण के लिए 17 वृक्षों की कटाई की जाती है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने यह भी बताया कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण मतलब उसका बार बार से रीयूज करना, रिसाइकल करना, ठीक है। तो रिसाइकल करके 7 बार तक कागज को उपयोग में लाया जा सकता है। ये 5 से 7 बार, ये भी याद रखना। अब देखो, यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर रीयूज और रिसाइकल में अंतर समझ लो, ठीक है। रीयूज मतलब पुनः उसी को उपयोग में ले आना और रिसाइकल मतलब उसका फिर से फैक्ट्रीज में भेजना और उसका रिसाइकल होकर के वापस आएगा तो उसका उपयोग करना। तो ये 2 वर्ड यहाँ पर हैं, पुनः उपयोग करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना। तो इनमें काफी अंतर होता है। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों की भी कमी आएगी। यानी कि कागज को उत्पादन करना है तो सिर्फ पेड़ ही नहीं लगेंगे, बहुत सारे रसायनों की आवश्यकता होती है, तो उन रसायनों में भी यहाँ पर बचत होगी, यही सब यहाँ बोल रहा है। पुनर्वन रोपण यानी कि वन को फिर से रोपना, फिर से वन को लगाना। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है। यदि तुमसे पूछे कि वनोन्मूलन का उल्टा क्या होता है तो पुनः वन रोपण, फिर से वन को रोपना क्या है, वनोन्मूलन का उल्टा होता है। वनोन्मूलन मतलब वन को काटना और पुनर्वन रोपण मतलब वन को लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम लोग काट लेते हैं। तो ये सब बात बताया जा रहा है। इसी के साथ प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण होता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाता है तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत ज़्यादा क्षति तो पहुंचा ही चुके हैं, ठीक है ना।
अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हम अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखना है तो अधिक वृक्षारोपण करना होगा। यही सब बात लिखी गई है, इसमें कुछ खास बात ज़्यादा है नहीं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। यहाँ से एक VVI क्वेश्चन आता है तुम्हारा, भारत वन संरक्षण अधिनियम, तो यह क्या करता है? यह अधिनियम का, इस अधिनियम का उद्देश्य कि प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण हो। तो ये एक क्वेश्चन है जिसे हमें याद कर लेना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उनके समीप रहने वाले लोगों का आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मतलब कि आज तो हम लोगों को वन से जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए वो हम यूज करें, लेकिन भविष्य के लिए भी वन को बचा करके रखें। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। तुमने देखा कितने सारे टर्म्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो इसी प्रकार के सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के सभी वीडियोस मौजूद हैं, तुम जा कर के देख सकते हो। कोई भी वीडियो अब नहीं छूटा हुआ है, तो सारे वीडियोस को देखो। और यदि तुम्हें नोट्स लेना है 9th-10th का तो उसका नोट्स ले सकते हो। यदि वीडियोस को एक साथ लेना है तो हमारे ऐप पर भी ले सकते हो। मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।